Bismillahirrahmanirrahim. Today there is a lecture on disease of the pancreas and its homeopathic treatment. 6-7 हमने डिजीज़ डिस्कस करनी है, क्या होती हैं और उसका इलाज क्या करना है, कि कौन कौन सी अमराज होती हैं और उसका हमने होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स क्या करना है. एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, chronic pancreatitis, alcoholic related pancreatitis, stone in the pancreas, cancer of pancreas. कितनी हो गई? एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, chronic pancreatitis, alcoholic related pancreatitis 3 हो गई, stone in the pancreas, right, cancer of pancreas, induration of pancreas, abnormal pathological जो होती है hardening और thickening of the pancreas. जब ये abnormally इसके जो टिश्यूज होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, उसकी थिकनेस हो जाती है इंक्रीज, हाउ कैन वी ट्रीट, हमने क्या करना है? जो उस पे फेट्स आते हैं ना, फैटी डीजनरेशन ऑफ द पेंक्रियास, राइट, जो उस पे फेट्स की डीजनरेशन होती है, तो हाउ कैन वी ट्रीट, हमने उसको कैसे ट्रीट करना है, तो ये हमने चीज़ साथ करना है. ठीक है जी, मतलब एक्यूट, क्रॉनिक और अल्कोहलिक पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन, स्टोन इन द पेंक्रियास, CF पेंक्रियास, इंड्यूरेशन, एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल जो होती है, थिकनिंग होती है ऑफ द पेंक्रियास, वो हमने करना है डिस्कस, और जो उसके ऊपर फेट्स आते हैं वो हमने करने डिस्कस. कितनी हो गई? 7 हो गई. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. अब जो एक एक का ट्रीटमेंट समझने से पहले मैं आपको एक ग्रुप दूं, लिस्ट दूं, राइट, कि किस ग्रुप से हमने क्राइटेरिया बना के ना दवाइयों का, उसमें हमने असेसमेंट करनी है, उसमें हमने वर्कअप करना है, और उसमें हमने दवाई की सिलेक्शन करनी है एक एक सिम्टम से. कहीं हमने सिम्टम पे करना है सिलेक्शन, कहीं हमने काज पे करना है, कहीं हमने मोडलिटी पे करना है, लेकिन जो मेजॉरिटी केसेस होते हैं, जो हमारा तरीक़ेकार है, मैं करता हूं ना ये काजेशन पे, मैं राइट, मैं करता हूं मोडलिटी पे, मैं करता हूं सेंसेशन पे, राइट, काजेशन, सेंसेशन एंड मोडलिटी पे. मैं यहां हमने क्या आपके बेस बनाया पैथोलॉजिकली, मतलब जो पैथोलॉजिकल मार्कर्स हमारे पास आएंगे, कोई स्कैन आएगा, कोई सीरम इमाइलेज या लाइपेज टेस्ट आएगा, तो मैं आपको जनरली आपको एक डायग्नोसिस दूं कि डायग्नोसिस आपने क्या करना है ब्रीफली. बाकी डिटेल आप कर सकते हैं, किसी और सेशन में हम करते हैं. आपने पेंक्रेटाइटिस को वो क्या लैब मार्कर्स हैं आपके पास, और क्या स्टैंडर्ड्स, क्या आपके पास पैमाने हैं जिससे आप पेंक्रेटाइटिस को कर सकते हैं डायग्नोस, राइट, पहचान सकते हैं. क्लिनिकली लैब मार्कर्स और जो स्कैन्स होती हैं वो क्या क्या हमने करनी है, राइट. अब देखें, क्लिनिकली जो हमारे पास इसका मरीज आता है, उसका दर्द होता है पेट में, राइट, उसको पेट में दर्द होता है. दर्द इतना शदीद होता है ना कि मरीज कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, वो ऐसे उछलता कूदता है जिस तरह बंदा कोई ना मुर्गी को हलाल करके ना, जो देसी मुर्गी होती है, जो उसके बाद वो तड़पती है, ऐसे बिल्कुल सेम वही सिचुएशन, वही समा होता है जब आपके पास मरीज आता है, राइट. जो उसका एलोपैथिक प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल अलग है. वहां वो IV लेन मेंटेन करके ना, या उस पे आप उसको फ्लूइड देते हैं, वो थ्रू स्टोमक, थ्रू JIT वो खाने बंद कर देती हैं, क्योंकि वहां पेंक्रियाटिस जूस नहीं आ रहा होता ना, वहां ट्रिप्सिन नहीं आ रहा होता, वहां इमाइलेज और लाइपेज नहीं आ रहा होता. समझ आ रही है आप लोगों को? वहां बाइकार्बोनेट नहीं होता,
राइट। पेंक्रियाज खराब होता है तो इंसुलिन भी नहीं होता, तो प्रो इंसुलिन भी नहीं होता, तो सी पेप्टाइड भी नहीं होता, वी विल डिस्कस इन द प्रीवियस पार्ट। ठीक है, वहां माइलिन भी नहीं होता, ग्लूकोगान भी नहीं होता, क्योंकि पूरा पेंक्रियाज इन्फ्लेम हुआ होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। इन्फ्लेमेशन का मतलब है रेडनेस, स्वेलिंग, हार्डनेस एंड लॉस ऑफ फंक्शन। अब ये लॉस करेगा अपने फंक्शन को, एक्सोक्राइन को एज वेल एज एंडोक्राइन को भी ये लॉस करेगा। जब दोनों को करेगा तो बीटा सेल्स अपनी सिक्रीशन छोड़ देगा, अल्फा सेल्स अपने सिक्रीशन छोड़ देगा, डेल्टा सेल्स अपने सिक्रीशन छोड़ देगा, सोमेस्टेटिन इनहिबिटर हार्मोन एंजाइम सॉरी, हाँ, तो ये सारे वो कर देंगे। अब वो उसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी हो जाएगा फेल। और ये तो अब ये इट इज द इंटीग्रल पार्ट, पैंक्रियाज इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जब ये इंटीग्रल पार्ट अब ये नहीं काम कर रहा, लॉस करेगा अपने फंक्शन को, अब इसका जो हिपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट होगा, हिपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट, वो भी होगा इन्फ्लेम, तो वो भी काम नहीं करेगा, तो बाइल भी नहीं आएगा। तब वो क्या करते हैं? वो आई विलियन मेंटेन करते हैं। लेकिन यू कैन ट्रीट, आप उस दर्द को, पहले आपने दर्द को रोकना है। कैसे रोकना है मैं आपको ट्रीटमेंट समझाता हूं। डायग्नोसिस का ये मैं कर लूं ब्रीफ, राइट। तो यहां आपके पास अगर ऐसे मरीज आता है तो मैं आपको क्लिनिकल ना बताऊं, अभी मेरे जहन में आ रहा है, आप उसको देना फास्फोरस, आप 2 मिनट देखें। अभी इस वक्त मेरे जहन में आ गया कि मैं ये करता हूं पहले रेस्क्यू, राइट, ताकि मरीज भागे ना और आप भी प्रमोट हो और आपका सिस्टम भी प्रमोट हो। अगर 2 मिनट में मरीज नहीं कवर होता ना, तो आप उसको दें आयरिस फर्स क्लिनिकली। वहां सिम्टम नहीं ले सकता बंदा उस कंडीशन में, ना मरीज सिम्टम देता है, बल्कि मरीज गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ापन आ जाता है, राइट। आप आयरिस फर्स से 2 मिनट देखें, जो हमारा क्लिनिक का प्रोटोकॉल है। आप चिलिडोनियम दें, रोकेगा दर्द को, पहली पुड़िया रोकेगी, पहले पुड़िया रोकेगी, राइट। अब आपका मरीज ना देखें इधर रेस्क्यू, आपका मरीज है वो ऐसे दर्द के मारे ना ऐसे बेंड बैकवर्ड करता है, डिस्कूरिया, मोटिलिटी पे आ जाए। अभी रेस्क्यू में आपने कहीं मोटिलिटी देखनी है, जो आपके हाथ आता है, काज आता है, आपके पास डिजीज आता है, कोई स्कैन आप देखते हैं, आप नीचे माइलेज लाइपेज पड़ा हुआ है वो आप देखते हैं, उसके जो लेवल्स होते हैं वो एलिवेटेड होते हैं, राइट। कुछ भी होता है, आप उधर से पकड़ के ना उधर मारना, हिट करना है, दवाई अप्लाई करना है, क्योंकि रेस्क्यू में ना आर्गेनन भी आपको इजाजत देता है कि रेस्क्यू में आप करें, रेस्क्यू में इजाजत है। एम आई क्लियर? तो आप जहां के भी वो बर्फ का पानी मांग रहे हैं, फास्फोरस दें। आपको मोटिलिटी कुछ भी मिलती है ना, आप देखते हैं बेड बैकवर्ड कर रहा है, आप पूछे ना मरीज से, आप डिस्कूरिया देखिए उसको, ऑब्जर्व करें मरीज को, लेकिन बोल्डली आपने करना है, डिसीजन लेने, बोल्ड डिसीजन आपने लेने हैं, राइट। अब उसके बाद ना अगर वो ऐसे करता है ना, तो आप उसको कॉलुसेन दें, 2 मिनट में फर्क नहीं आता, आप उसका क्रानिक मीनिशिया फास्ट दें। समझ आ रही है आपको? तो ये आपका फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये रेस्क्यू, डिस्कूरिया, कॉलुसेन, मेकफास, फास्फोरस, चिलिडोनियम, आयरिस फर्स। यकीन करें ना, आपके 99% केसेस ना रेस्क्यू हो जाते हैं। और ये रेस्क्यू रेमेडीज भी हैं, एज वेल एज ये क्यूरेटिव रेमेडीज भी हैं। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है आपको? डायग्नोसिस की तरफ वापस आ जाए। डायग्नोसिस आप देखें, आपने क्या करना है, आपने कुछ एक्सक्लूजन भी करना है। आपने एक्सक्लूजन के लिए उसको अल्ट्रासाउंड लिख के देना है, यूएसजी एब्डोमेन, नॉट पेल्विक, नॉट थोरेसिक, पिन पॉइंट लिख दें, यूएसजी एब्डोमेन, साइड पे हिस्ट्री लिख दें, ताकि सोनोलॉजिस्ट आपके जो आप देखना चाहते हैं वो उसको हर एंगल, हर डायमेंशन से चेक कर ले। उसको पूरे पेट में ना पिराएं, उसको पूरे पेल्विक कैविटी में ना पिराएं, उसको पिन पॉइंट दें ताकि वो प्रॉपर एग्जामिन कर सके कि सर ये एग्जामिन कर दो। समझ आ रही है आपको? आप बेशक ऐसे ना, ऐसे आप एब्डोमेन बना के, क्लिनिकल जो आपका पैड होता है वहां आप एब्डोमेन बना के ना ऐसे 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 नाव बना के ऐसे उसको मार्क कर दो, राइट। या आप अगर और टेस्ट एडवाइस करते हैं उसको, वो वहां से देख के ना पिन पॉइंट आपको वो समझ जाएगा कि डॉक्टर क्या असिस्ट करना चाहता है। अब उसको कंफ्यूज ना करें। अक्सर सोनोलॉजिस्ट, मेरा एक दोस्त है सोनोलॉजिस्ट यहाँ, ठीक, वो अक्सर कहता है कि यार आप लोग
हमें कंफ्यूज करके रख देते हो। अब पूरा एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी में कौन फिर सकता है? कोई हमें समझ नहीं लग रही होती, किसी को हिंट ही नहीं मिल रहा होता कि भाई डॉक्टर क्या सर्च करना चाहता है, क्या डायग्नोसिस करना, इसको क्या शक पड़ गया है। समझ आ रही है आपको? तो यहां से आपने उसको हिंट्स देने हैं, तो आप उसको सीरम में माइलेज देख के दो। सीरम लाइपेज, अब यहां क्वेश्चन है कि सर पेंक्रियास तो अल्ट्रासाउंड में आता ही नहीं है, तो आप अल्ट्रासाउंड की क्या जरूरत है? फॉर एक्सक्लूजन, फॉर एक्सक्लूजन। आप आर भी लिख के दें ताकि यूरिनरी ट्रैक्ट एक्सक्लूड हो। आप सीबीसी लिख के दें उसको, ताकि अगर टीएलसी वगैरह, अगर कोई न्यूट्रोफिल्स वगैरह लिम्फ आ रहे हैं तो आपको वो गाइड कर सके। राइट? सीबीसी किस लिए लिखना है आपने? एक्सक्लूजन के लिए, कि अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह, अक्सर टीएलसी रेज होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है, अपेंडिसाइटिस में भी रेज होता है, बहुत सारे इन्फेक्शन में रेज होता है, ल्यूकोसाइट ज्यादा होते हैं, उनकी तादाद ज्यादा होती है पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मिलीमीटर। राइट? अल्ट्रासाउंड आपको लीवर दे देगा, आपको जीबी दे देगा, आपको सीबीडी, पोर्टल वेन का कंजेशन, पूरा किडनी, यूरिटर्स, आपको वेसिका, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे बाउल गैसेस वगैरह दे देगा, स्प्लीन भी दे देगा, ये सारे आप एक्सक्लूड करके रख देगा। सीबीसी आपको जो इन्फ्लेमेटरी, अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो आपको एक्सक्लूड करके दे देगा। और एमाइलेज लाइपेज आपको पिन पॉइंट डायग्नोसिस देगा, पिन पॉइंट डायग्नोसिस देगा। एम आई क्लियर? तो ये आपका डायग्नोसिस है, ये आपके क्लिनिकल फीचर्स हैं, वो आपका रेस्क्यू। एम आई क्लियर? ये आपके हो गया रेस्क्यू, आपका डायग्नोसिस, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। एम आई क्लियर? अब इसके बाद 4 नंबर स्टेप में हमने आना है सीक्वेंस में। मैं आपको 10-15 मेडिसिन की लिस्ट दूं, 10 to 15 मेडिसिन का लिस्ट दूं। लिस्ट तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन वो जो हम अपने क्लिनिक में यूज करते हैं, रिपोर्ट्स बड़ी बड़ी है, जो हमने रिपोर्ट्स से उठा उठा के कंफर्म की अपने क्लिनिक में, तो उनमें फिर मैं आपको वो बता के ना, उनमें जो टॉप है हमारी, जो 80% मैं यूज करता हूं, वो आपसे शेयर करना है। बाकी आपके एक्सपीरियंस में कुछ और है या किसी के एक्सपीरियंस में कुछ और है, वो अपना तजुर्बा जारी रखे। तो वो बता रहे हैं जो हमारा तजुर्बा है। राइट? अब सबसे पहले आप, हमारे पास जो दवाई है वो है च्यूनेंथिस। च्यूनेंथिस का एक्शन लीवर पे भी है और च्यूनेंथिस का एक्शन एज वेल एज पेंक्रियास पे भी है। इसका पूरा बायोलिट्री पे एक्शन है। राइट? अब मैं थोड़ा आपको जो मेरे ज़हन में इस वक्त आ रहा है वो आपको बताऊं। जब कभी भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है, जब कभी भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक मरीज कहता है जी मैं नेस्टर्ट 70-30 या हिमोलिन 70-30 40 मिनट तक पहुंच गया हूं सुबह शाम, शुगर नहीं कंट्रोल हो रहा, 60 मेटफॉर्मिन भी ले रहा हूं, 60 सेटाग्लिप्टिन भी ले रहा हूं। सेटाग्लिप्टिन क्या है? वो GLP-1 है। सेटाग्लिप्टिन GLP-1 है। सेटाग्लिप्टिन क्या है? वो GLP-1 है। वो यहां से GLP-1 रिलीज करवा के इंसुलिन रिलीज करवाता है। अब अगर उधर मैं गया ना ग्लैम्प्राइड में, मेटफॉर्मिन में, तो लेक्चर ये रह जाएगा कि गेट्रिल में क्या होता है, वो करता क्या है, 1 मिलीग्राम क्या करता है, 2-3 क्या करता है, मेटफॉर्मिन का एक मकसद क्या है, वो करता क्या है, वो वेट को रिड्यूस करता है। समझ आ रही है आपको? लेकिन उसको इंशाल्लाह जब डायबिटीज पे हमारे सेशंस होंगे, सीरीज होंगे, तो वहां मैं आपको डिस्कस करता हूं। नाउ कम बैक टू द पॉइंट। पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट हमारा ये है कि हमारा जो च्यूनेंथिस है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी दवाई है। हमारे पास इस वीक में, इस मंथ में एक बच्चा आया, तकरीबन 14-15 साल का था, हार्डली पब्बी का है, ये वर्कशॉप में काम करता है, ये मोटर बाइक को ठीक करने का मैकेनिक है। उसको शुगर हुआ। आज उसके बाप ने मुझे फ़ोन किया, आज मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। हमने उसको कहाँ से पकड़ा? उसका SGPT भी रेस्ता था, लीवर भी उसका ख़राब था। हमने उसको च्यूनेंथिस एलेक्सोन दिया और कार्सिनोसिस फैमिली में थी, हिस्ट्री थी, और हमने प्लम्बामेट भी लगाया उसको, प्लम्बामेट लगाया। प्लम्बामेट ऑटो इम्यून बीमारियों का बहुत ज़बरदस्त इदराक है। ऑटो इम्यून आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, आपके बीटा सेल्स को मारना शुरू कर देता है। राइट? बाकी इंशाल्लाह डायबिटीज़ में च्यूनेंथिस वहाँ भी इस्तेमाल होता है। च्यूनेंथिस से हम सीरम बिलिरुबिन को भी नीचे लेके आते हैं। च्यूनेंथिस से हम SGPT यानी लीवर एंजाइम ALP, अल्कलाइन फास्फेटेज, SGPT,
AST which is also known as SGOT, ठीक है जी। ये सारा क्या है, ये सारे लीवर इंजाम को हम इससे नीचे लेके आते हैं, एजी रेशो को हम इससे ठीक करते हैं, लीवर फंक्शन को हम इससे ठीक करते हैं, लिस्टिन रेजिस्टेंस को हम इससे ठीक करते हैं, और एज वेल एज पेंक्रेटाइटिस को भी हम च्यूनेंथस से ठीक करते हैं, राइट। अब इसके बाद जो हमारे पास दवाई है वो है कोनियम। कोनियम मैं फिर एक ही करता हूं, ये थोड़ा डिटेल हो गया है, हमने ग्रुप देना था, डिटेल बता दिया है, राइट। अब इसके बाद क्या है, आयोडियम, आयरिसवर्स, मर्कसॉल, फास्फोरस, स्पोंजिया, ट्यूबरकुलिनियम, कार्सिनोसिनम, मेडोरिनियम, पल्सटीला, चेलोडोनियम, डायस्कोरिया, कालुसेंथिस, मिगफास, अब पहले मैं आपको डिजीज वाइज ना पैथोलॉजी मेथड से आपको बताऊं, फिर मैं आपको की नोट की और मुख्तलिफ तरीकों से ना हमने आपको प्रैक्टिस पढ़ा, आज हमने आपको प्रैक्टिस सिखानी है, और आपने कोई भी इस लेक्चर से प्रैक्टिस कर सकता है। तो इधर मैं आपको बताऊं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना है, तो कहीं हमने कॉजेशन पे दवाई देनी है, तो कहीं हमने सेंसेशन पे दवाई देनी है, तो कहीं हमने मोडेलिटी पे दवाई देनी है, तो कहीं हमने डिजीज पे दवाई देनी है। थेरेप्यूटिक मटीरियल मेडिका भी मौजूद है इंटरनेशनली। मटीरियल मेडिका के बहुत सारे टाइप्स है जो सब मकबूल है, सब में के को फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। मैं आपको किसी लेक्चर में ना जो मिसाली मटीरियल मेडिका होता है, आप अपना नोट्स कैसे बना सकते हैं, तो मैं किसी लेक्चर में इंशाल्लाह मटीरियल मेडिका पे लेक्चर्स करूंगा, ठीक। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँ, थेरेप्यूटिक मटीरियल मेडिका भी होता है, एनाटॉमिकल भी होता है, पैथोलॉजिकल भी होता है, फिजियोलॉजिकल भी होता है, फेस रीडिंग वाला भी होता है, साइकोलॉजिकल मटीरियल मेडिका भी होता है। जो हमारा ये जो स्टाइल है बोरिक वाला, हाँ, हेड टू टो, ये मटीरियल मेडिका भी होता है, हनीमैन स्कीमा वाला ये भी होता है, लेक्चर स्टाइल वाला मटीरियल मेडिका भी होता है, जिस तरह कैंड लेक्चर्स हैं, ये आपके पास हमारे पास नेट लीडर है, ठीक है, वो आपको दवाइयों की डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छी तरीके से करवाता है, ये उसका फायदा है, ठीक। चूंकि हमारा फिलासफी का या मटीरियल मेडिका का लेक्चर है नहीं, तो मैं आपको उधर फिर समझाता हूँ। लेकिन आज हमने मुख्तलिफ टेक्निक से दवाइयाँ सेलेक्ट करनी है। हमने पेंक्रेटाइटिस का इलाज सीखना है, हमने प्रैक्टिस सीखनी है, हमने अपने यंग न्यू जो इमर्जिंग डॉक्टर्स हैं उनको आज से इस लेक्चर से प्रैक्टिस करवानी है। बस हमारा मकसद ये है, जो हमारा इंटेंशन है वो ये है। तो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से दवाइयाँ देंगे, वरना तो हम ना एक एक्यूट पेंक्रेटाइटिस पे अलग लेक्चर रख देते, उसकी डिफिनीशन क्या है, इसका एटिमोलॉजी क्या है, इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, और उसके फिर ट्रीटमेंट क्या है, तो हमारे 10 लेक्चर हो जाते। लेकिन हमने लेक्चर नहीं करने हैं, हमने अपने जो हमारा जो यंग होम्योपैथिक डॉक्टर है, हमने उसको कुर्सी पे बिठाना है, उससे प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। उसके बाद ना हमने एडवांस लेक्चर्स करने हैं, वरना तो हम कर सकते हैं। अब शुरू करके ना ये हमने नो डिजीज, तो एक ही डिजीज का पूरा इंटरनल मेडिसिन और थेरेप्यूटिक्स और डायग्नोसिस समेत ना, फिर दूसरा 7 लेक्चर्स हो गए, 2-2 घंटे का एक लेक्चर हो गया है। लेकिन हमने 40 मिनट में निपटाना है इस लेक्चर को, और हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है। एम आई क्लियर? अब जो डॉक्टर्स रात हैं, जो हमसे सीनियर हैं, जिनका तजुर्बा है, उनसे मुआवजत, क्योंकि हमने यंग डॉक्टर्स के लिए ना, यंग डॉक्टर्स को हमने उठाना है, राइट। और उनके लिए लेक्चर होगा एडवांस लेक्चर होगा। तब ना हम एक बीटा सेल्स पे बोलेंगे, और बीटा सेल्स के अंदर प्लम्बामिड कैसे काम करता है, फास्फोरस कैसे काम करता है, कालीफास कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे बीटा सेल्स को मारता है, वो हमने एक एक करके ना उसके फिजियोलॉजिकल एक्शंस बताने हैं। एम आई क्लियर? लेकिन ये है कि ये आप लोगों के लिए है। तो यहाँ हमारे पास ग्रुप आया कितने मेडिसिन का, हमारे पास 15 मेडिसिन का ग्रुप आया। सबसे पहले हमने टेक्निक कौन सा अप्लाई करना है, सबसे पहले हमें टेक्निक अप्लाई करना है डिजीज वाइज, हमने दवाई देनी है थेरेप्यूटिक मटीरियल मेडिका स्टाइल पे, कि डिजीज क्या होगा, दवाई क्या देनी है। एम आई क्लियर डॉक्टर इसाक? ठीक है ना। थेरेप्यूटिक मटीरियल मेडिका पे हमें दवाइयाँ बतानी है। अब ये क्या है कि एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में हमने क्या करना है। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस हमारे पास आता है, मैं बता भी दिया है आपको, वैसे मैं बता दिया है, लेकिन आप क्या हम आगे ना इसको ऑर्गेनाइज करके, ठीक है, लेक्चर्स को अपने ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, एक सीक्वेंस में लेके आना चाहते हैं, तो हम रिपीट कर लेते हैं। हमने आपको बताया कि आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसको फास्फोरस देना है। तो मैं तो कहता हूं कि आप अगर पहले ट्यूबरकुलियम दे के फास्फोरस देना, तो ये एक दूसरे के एक कंप्लीमेंट्री, ये इसका ताकत के इसके ताकत को इन्हांस कर देता है।
तो आपका फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं या आपके रिजल्ट बेहतर हो जाते हैं। अगर आप अकेले फास्फोरस देते हैं वो भी डीप रेमेडी है, लेकिन अगर आप उसको हेल्प आउट करते हैं सबसे पहले बैरियर को हटा के ना ट्यूबरकुलिनम से, तो आपके रिजल्ट और भी बेहतर हो जाते हैं। एम आई क्लियर? आप दें। उसके बाद ना आपने मरीज से ये नहीं पूछना, वरना मैं सिम्टम्स मुझे याद हैं कि भी चाय गर्म पीते हो कि ठंडी पीते हो, क्योंकि वो इमरजेंसी होती है, एक्यूट की बात कर रहे हैं, राइट? ये नहीं पूछना, वो बताएगा भी नहीं, वो बताने की पोजीशन में नहीं होता। आपने उसको चिलिडूनियम अप्लाई करना है। चिलिडूनियम आपको रिजल्ट नहीं देता ना, आपने 2-3 मिनट से ज़्यादा देखना नहीं है, तो उसके बाद आपने आयरिस फर्स्ट देना है। अगर नहीं देता तो आपने परसेंटीले 1 में देना है, राइट? रेस्ट क्या हो गया आपका? अब एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का आपने ट्रीटमेंट क्या प्लान करना है? आपने कार्सिनोसिनम, ट्यूबरकुलिनियम, उसके बाद फास्फोरस, फिर मेडोरिनियम दें, फिर फास्फोरस 200 में दे के भेज दो मरीज को। ये आपका एक हो जाता है डिजीज वाइज, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस आपका हो जाता है। अब यहां में एक लफ्ज में अब एक्यूट पेंक्रेटाइटिस की जो दवाइयां हमने आपको बताई, ये क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस में भी मैं इस्तेमाल करता हूं, राइट? अब ये अलामात पे डिफरेंट डायग्नोज में आपको पढ़ाऊंगा 15 दवाइयों का, लेकिन मैं करता हूं, अगर क्लिनिकली मैं करता हूं तो। अब एक बंदा अल्कोहलिक है और शराब की वजह से, राइट, वो 15-20 साल शराब पी के ना पेंक्रियास को खराब कर दिया। लीवर भी खराब होता है, अल्कोहल लीवर टॉक्सिक भी है, एज वेल एज सीबीडी टॉक्सिक भी है, एज वेल एज पेंक्रियास को भी खराब करता है। ये पूरी फैमिली को खराब करता है, पूरी फैमिली को ये खराब करके रख देता है। अब उसका पीछे काज क्या पड़ा हुआ है? अल्कोहल। तो हम अल्कोहल को नक्स से इंट्रोड्यूस करते हैं, नक्स से। अब ये उसकी आदत भी छुड़वाएगा। क्या करेगा? ये उसको शराब पीने का आदत भी छुड़वाएगा और रिपेयर भी करेगा, और उसके असरात को भी एंटीडोट करेगा, उसके आदत को भी छुड़ाएगा और पेंक्रियास को भी रिपेयर करेगा नक्स। और अगर आप और रिहेबिलिटेशन करना चाहते हैं कि इसका पूरा रिहेबिलिटेशन हो, जानते हैं ना, रिहेबिलिटेशन दोबारा बहाल हो, इसका पेंक्रियास और पूरा बॉडी दोबारा बहाल हो, आप कैलिफास 200 पे दे उसको, राइट? मैं आपको अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस बता रहा हूं, और आप अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल करना शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, जो भी सुनता है शुरू कर दें, राइट? बगैर अलामत के वो शुरू कर दें, राइट? आप देखिए, आप उससे देखते हैं कि ये शराब का आदी बना, आप उससे हिस्ट्री लेते हैं कि आप शराब कब से पी रहे? कहते जी तो हम तो बाप दादा से सब पीते हैं शराब, अब बाप भी शराब, बेटा भी शराब। आप यकीन करें, आपका इतना खूबसूरत सिस्टम है, ये नस्लों का इलाज करने वाला सिस्टम है, ये नस्लों का इलाज करता है, ये ब्रेक कर देता है। ये जो जीन्स में, जो विरासत में जो चीज जा रही होती है ना, तो आप आगे, जो उसके आगे नस्ल आने हैं ना कयामत तक, आप उनका इलाज भी करते हो। आप उसको सिफलिनियम की 1 डोज दो, तो आपने क्या किया? उसकी कयामत तक आने वाली जितनी भी नस्लें हैं, आपने उनको प्रोटेक्ट किया। किसी सिस्टम में कोई मेरी होम्योपैथी जैसा खूबसूरत सिस्टम है? कोई नस्लों का इलाज करने वाला सिस्टम है? कोई इसको जो मोरूसी, जो जेनेटिकली, जो जीन्स के अंदर ये चीज कैरी हो रही होती है, रेस दर रेस, रेस टू रेस, ठीक है जी, नस्ल टू नस्ल, अब ये इसको ब्रेक करने वाला कोई सिस्टम है? किसी के पास ये सलाहियत मौजूद है? यू कैन ट्रीट, आपके पास है, लेकिन तजुर्बा शर्त है। अब तजुर्बा कर ले। हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आप लोगों से, हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं आपसे। हम कोई आपको ऐसी हाइपोथेसिस बेस्ड बात नहीं कर रहे हैं, कोई आपको कहानियां नहीं बना रहे हैं कि कोई कहानी बना रहे हैं, वरना हम फेसबुक पे आ जाते कहानियां बनाते। कहानियां नहीं बनानी, आप ट्राई करके ना मुझे कमेंट कर दो। हमने कोई आपको ये नहीं बताया ना कि आप स्पेलिंग याद कर लो, भला ये भी क्योंकि कोई किसी से कहता है कि स्टडी कर लो, मुतालिया कर लो। हम दें उसको क्लिनिकली दें, आप क्लिनिकली उसको दें, आप देखें रिजल्ट क्या होता है, ठीक है जी। अब इसके बाद अल्कोहलिक के बाद अगर मरीज है आपके पास
कैंसर का, डायग्नोस्ड कैंसर है, वो आपके पास आता है, जी मुझे सी एफ पेंक्रियाज है, वो आपको बताता है जी मुझे सी ऑफ टेल ऑफ पेंक्रियाज है, हेड ऑफ पेंक्रियाज है, या जो, तो आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक है, राइट। आपको कहते हैं जी मुझे बस कैंसर है सीए का, आपको और कुछ समझ नहीं लगती, आप ना ट्यूमर मार्कर्स को समझ सकते हैं, ना आपको कोई स्कैन वगैरह, ठीक। आप उसको क्या करते हैं, आपने उसको ऐसे करना है ना, आपने सिरेनम पहले लगाना है 200 में एक डोज, सिरेनम 200 में एक डोज। अब ये क्या करेगा, ये उसके कैंसर डायबिटीज को करेगा एंटीडोट। अब आप उसकी हिस्ट्री ने एक लफ्ज उससे पूछे कि आपकी फैमिली में टीबी है या आपको टीबी है, तो ट्यूबरकुलिनम वरना नहीं, राइट। तो हिस्ट्री पे एक ना आपने कैंसर को एंटीडोट करने का, दूसरा आपने हिस्ट्री पे, तीसरा आपने सुरानम उसको देना है। क्यों देना है, क्योंकि सूरा और साइकोसिस आपस में मिलके ना, ये मिक्स होके ना, ये कैंसर डेवलप करते हैं, ये जीन्स को, उनको जीन को म्यूटेट कर देते हैं। तो आप सुरानम दें और उसके बाद आप मेडोरिनम दें। तो ये आपने बेस लगाया। अब इस बेस को लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसको दवाई देनी है कलकीरिया अर्स। देखिए डीप अमराज में आपने डीप जो दवाइयां हैं आप इस्तेमाल करनी है। आपने मिनरल किंगडम से, आपने नोसोर्ट से, आपने सार्कोट से, आपने पॉन्ड्रीबिलिया से, रेज से दवाइयां सेलेक्ट करनी है। डीप सीटेड बीमारियों में आपने डीप दवाइयां इस्तेमाल करनी है, तो कलकीरिया आर्स आपने उसको देना है। तो ये आपका कैंसर का प्रोटोकॉल है। हो सकता है इस पे क्रिएटिनियम दें, ठीक है, मैं आपको बता दिया है कि मैं वही बताऊंगा ना जो हम करते हैं इधर, जो हम रिजल्ट लेते हैं, हम रिजल्ट बेस। ये मतलब मेरा नहीं है कि कोई और रिजल्ट नहीं लेता, रिजल्ट सब लेते हैं, लेकिन जो मैं लेता हूं वो आपको शेयर कर रहा हूं, जो मैं लेता हूं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। स्टोन होता है ना, स्टोन पेंक्रियास के अंदर। अब यहां क्वेश्चन है कि सर पेंक्रियास के अंदर स्टोन कैसे हो सकता है, ठीक है जी, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपका इबाम न रहे। पेंक्रियास के स्टोन को समझने से पहले हम समझते हैं जीबी के स्टोन को, कि जीबी का स्टोन कैसे बनता है रफली, राइट। जो लीवर के सेल्स होते हैं, लीवर के सेल्स, ये लोब होते हैं, उसके 2 होते हैं। जी सर। ये बनाते हैं क्या, बाइल। क्या बनाते हैं, बाइल। अब जो बाइल होता है उसमें बाइल साल्ट भी होता है, बाइल पिगमेंट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। मैं इस पर लेक्चर मौजूद है हमारे उसी कंपोजिशन पे। अब ये बनाता है, अब बना के ना ये कर देता है स्टोर जीबी में। किधर, जीबी में। इसके ऊपर एक छाला लगा हुआ होता है, इसमें ये स्टोर कर देता है। और जब हमने आपको इस लेक्चर के पहले स्टार्ट में भी, पहले पार्ट में बताया कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोलिसिस्टोकाइनेज ये कंट्रैक्ट करता है, और ये बाइल जो आता है, ठीक है जी, थ्रू कॉमन बाइल डक्ट आता है पेंक्रियाटो हेपाटिक डक्ट में, फैट को हजम करने के लिए। जो यहाँ से हम फैटी एसिड्स, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फैटी एसिड होता है, उस फैटी एसिड फैट्स को हजम करने के लिए। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ जो होता है, जब लीवर का फंक्शन होता है डीरेंज, जब ये लीवर का फंक्शन होता है ख़राब, तो होता क्या है कि ये इसका जो बाइल का जो कंपोजिशन है, इसमें इससे चर्बी जो होता है ना, चर्बी, वो उसकी मिकदार हो जाती है ज़्यादा, ठीक। अब चर्बी इसके अंदर डलती क्यों है, चर्बी इसके अंदर डलती इसलिए लीवर इसके अंदर जब इसको कुक करता है, इसको बनाता है, सिंथेसाइज करता है, ठीक। अब इसके अंदर ये चर्बी की ज़रूरत यह है कि इसकी थिकनेस को बरकरार करने रखने, ताकि ये थोड़ा सा सेमी लिक्विड हो, थोड़ा इसका थिकनेस बढ़े, राइट। अब जब इसका फंक्शन खराब होता है तो इससे ज़्यादा डलता है कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो उसकी वजह से इसकी थिकनेस हो जाती है इंक्रीज, हो गई इंक्रीज। अब ये थिक हो जाता है, ये बाइल हो जाता है थिक,
इन सिंपल वर्ड्स, क्या है जीबी स्टोन? थिक बाइल इन द जीबी, राइट? अब यहां से जो इंट्रो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो इंट्रो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एज वी डिस्कस के ये इनक्रेटिन INCRITIN ग्रुप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है, जिसमें एक होता है कोलिसिस्टोकाइनेज। जब भी हम अपने GIT को लोड करते हैं, जब कभी भी हम खाना खाते हैं, तो ये प्रोसेस चलता है जो हमने इस लेक्चर के पहले पार्ट में आपको समझा दिया है। तो उसमें CCK जो होता है वो रिलीज होता है। अब CCK कोलिसिस्टोकाइनेज, जो CCK होता है, CCK कोलिसिस्टोकाइनेज, अब ये CCK कोलिसिस्टोकाइनेज रिलीज हो के ना आता है ब्लड स्ट्रीम में। अब CCK ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के ना, ठीक है जी, आप ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के ये कंट्रैक्ट करवाता है इसको, ये इसका नॉर्मल फंक्शन है एज वी डिस्कस्ड रिपीटेडली। अब जब इसके अंदर जब लीवर का फंक्शन खराब होता है और इसके अंदर ये बाइल की थिकनेस ज्यादा हो जाती है, जिसको आप कहते हैं जीबी स्टोन, विच इज आल्सो नोन एज कोलिलिथियासिस। अब ये प्रोसेस तो चलता है, जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो CCK रिलीज होकर इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने की कोशिश करता है, हमें दर्द महसूस होता है इधर शदीद, और हमारा पेट फूल जाता है। फेट तो होते हैं ना, उनकी ब्रेकडाउन नहीं होती ना, तो हमारा पेट फूल जाता है और हमें हाजमे की शिकायत, इंडाइजेशन की सिम्टम्स होती हैं, क्योंकि डाइजेशन जब खराब होता है उसको कहते हैं इंडाइजेशन, और डाइजेशन का प्रोसेस एज डिस्कस किधर भी होता है। अब इसके बाद से जो होगा ना वो एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद जो होगा ना वो स्टिमुलेशन होगा। एम आई क्लियर? समझ रहे हैं आप? ठीक। अब यहाँ क्या है कि ये जब इसके अंदर थिक पड़ा हुआ होगा, CCK आएगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने की कोशिश करता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये टूट जाता है, इसके टुकड़े हो जाते हैं, टूट गया है। अब इसका बाज़ टुकड़ा इतना बारीक हो जाता है कि वो जब ये CCK आके इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है तो वो टुकड़ा इसमें आ जाता है पीस, राइट, और टुकड़ा यहां पहुंच जाता है। अब ये टुकड़ा ये ब्लैक बनाया ना, तो यहां भी ब्लैक बना लेते हैं, ठीक है जी। अब जब ये टुकड़ा यहां ब्लैक आके इधर पहुंचता है तो आप इसको क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक स्टोन, राइट। अब ये क्या कर रहा है, देखें पैथोफिजियोलॉजी क्या डेवलप हो रही है, देखें। अब ये ब्लॉकेज कर रहा है, क्या कर रहा है? ब्लॉकेज कर रहा है। अब ये ब्लॉकेज करके ना क्या करेगा, यहां से मैं दूसरे कलर में बना देता हूं ताकि आपको शो हो। जब यहां से जो हमने डिस्कस किया इस लेक्चर के पहले पार्ट में, जब पैंक्रियाटिक जूस जो होता है जिसमें माइलेज, लाइपेज, ये सारी चीजें होती हैं, अब जब वो होता है, जब वो उसने आना होता है किधर? ड्यूडिनम में। अब ये क्या करेगा? अब ये रिपेल करेगा वापस, क्या करेगा? रिपेल करेगा वापस। तो इन रिजल्ट यहां कंजेशन होगी, क्या होगा? कंजेशन, ये फूलेगा, इन्फ्लेमेशन होगी, राइट। तो ये पैंक्रियाटाइटिस को लीड करेगा। तभी हमने रखा हुआ है ना इधर, तभी हमने इधर रखा हुआ है क्या? कि पैंक्रियाटिक स्टोन, राइट। तो पैंक्रियाटिक स्टोन का इलाज वही है जो हमने आपको जीबी स्टोन का बताया, लेकिन यहां एक स्पेसिफिक दवाई हमारे मटेरियल मेडिका में मौजूद है जो जंगली जो स्ट्रॉबेरी होती है उससे बनी है। जंगली स्ट्रॉबेरी जो होती है ना, वाइल्ड, उससे बनी है, ठीक है जी। स्पेशल इसकी दवाई है, अगर कोई बताएगा, ठीक है, तो हमें खुशी होगी। जंगली स्ट्रॉबेरी, फ्रेगेरिया विस्का, स्पेलिंग बताऊं आपको, FRAGARIA बोरिक में मौजूद है, VSCA, फ्रेगेरिया वेस्का। अब जो पैंक्रियाटिक स्टोन है इसका हमारे पास ये स्पेसिफिक दवाई है बगैर किसी अलामत के, राइट। ये इसकी स्पेसिफिक दवाई है। मैं आपको, ये छोटी सी दवाई है, इतनी सी, राइट, छोटी सी दवाई है, इतनी सी छोटी सी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई नहीं है, पॉलीक्रेस्ट नैरो स्पेक्ट्रम है, छोटी सी दवाई है। बोरिक ने इस पे लिखा, आप देखें, आप इसको बोरिक में पढ़े, कहता है कि एक्ट्स ऑन डाइजेशन। आप इसको बोरिक में पढ़ें, कहता है कि एक्ट्स ऑन डाइजेशन। बोरिक क्या कहता है? कहता है कि जो फ्रेगेरिया वेसिका है, हमने सोर्स बता दिया आपको,
अब कहता है कि ये क्या करता है, ये एक्शन करता है डाइजेशन पे एंड मेसेंटरी ग्लैंड्स पे, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कैलकुली। बोरिक लिखता है, कहते हैं प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कैलकुली, रिमूव्स टार्टर, जो मेल होता है दांतों का, राइट, रिमूव टार्टर फ्रॉम टीथ एंड प्रिवेंट्स अटैक ऑफ द गाउट। द फ्रूट हैज refrigerant properties. Strawberries produce symptoms of poisoning in certain susceptible individuals, such as urticarial rashes, chilblains, worse during hot weather, lack of memory secretion. एक है सिलियोसिस। सिलियोसिस जानते हैं, ये उसमें भी एक्शन है। मैं बताऊं आपको, इसके दो नाम है, एक सिलियोसिस है, एक है स्प्रू। ठीक है जी। सिलियोसिस में पी भी लिखते हैं, वो साइलेंट है, तो उसमें पी भी लिखते हैं, वो साइलेंट है, पी ओसिस। मैं आपको सिंपल बताऊं, जब ये आपका इंटेस्टाइन होता है, ये एब्जॉर्प्शन नहीं करता, जब इसका एब्जॉर्प्शन खराब हो जाता है। ये ट्रॉपिकल जो इलाके होते हैं, ट्रॉपिकल जानते हैं, गर्म इलाके जो इक्वेटर पे होते हैं। इक्वेटर जानते हैं, जो जमीन पे एक लकीर है जो जमीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है, एन सेंटर में फर्जी लकीर है, जिस पे ये आपका अफ्रीका और ये आपके जो गर्म इलाके हैं, इंडिया ये भी पड़ा हुआ है, और हम खित्ता मुतदिला में हैं। यूरोप है, वो नॉर्दर्न और साउदर्न पोल्स पे है, वहाँ सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है। एम आई क्लियर? समझ आ गई? जो इक्वेटर पे है वो ट्रॉपिकल इलाके हैं। क्या अक्सर आप जब जाते हैं ना कपड़े की दुकान पर, कहते ये ट्रॉपिकल है, ये फला है, ये वो कहते गर्म, ये गर्मी का है, ये सर्दी का है। समझ आ रही है आपको? ट्रॉपिकल समझ गए हैं आप? ट्रॉपिकल नहीं समझेंगे ना, हमारे लेडी डॉक्टर्स को तो याद आ गया है ना कि ट्रॉपिकल क्या होता है जी, कपड़े की बात आ गई। ठीक है जी। जो हमारे पास जो बीमारी होती है ये सिलियोसिस, ये इसमें क्या होता है, इसमें जो इंटेस्टाइन्स होते हैं इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? मैं लिख दूं इधर, अभी मुझे वर्ड याद आ गया है तो मैं लिख दूं माल डिफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ गट। एम आई क्लियर? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब हमारे फॉर्मेशन हम कहते हैं ना, प्रोटीन, कैलोरी, माल नरिशमेंट, माल नरिश्ड कहते हैं जिसको पूरा नरिश नहीं है। एम आई क्लियर? माल की समझ आ रही है आपको? तो सिलियोसिस क्या है? ये माल एब्जॉर्प्शन ऑफ द गट है। होता कहाँ है? मैं इसको एक एरो दूं ताकि आपका जो पर्सनल नोट्स हैं वो बेहतर बने, और आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब कभी भी अपने नोट्स को कंसल्ट करना चाहें तो आप विद इन नो टाइम कंसल्ट कर लें। आप यहां देखें ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल का ब्रैकेट में लिख दे हॉट, राइट, एरियाज। अब इसके अलावा मुझे कोई और तरीका नहीं आता, इससे और सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट। पैंक्रियाटिक स्टोन आपका हो गया कि नहीं? अब बताऊं मैं आपको जो जीबी स्टोन का प्रोटोकॉल है, बताऊं इस पे वैसे मेरे लेक्चर मौजूद हैं। कोलेस्ट्रीनियम, चेलिडोनियम, चाइना, लाइको, नेट्रम सल्फ, कलकीरे कार्ब, बर्बेरस फर्गेरस और कार्डास्मार। ये वो लिस्ट हमने आपको बता दिया है ना, जो इधर पड़ा हुआ है और जो इधर इकबाल होम्योपैथी क्लिनिक में यूज होता है, बिल्कुल वही मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको इसकी एक कलामंदा बताऊं क्या? नहीं, आगे जाऊं। देखें, अगर एक मरीज के मुंह का जायका खराब है तो नेट्रम सल्फ नहीं पूछ सकता बंदा कितना टाइम लगता है। कोलेस्ट्रीनियम लाजमी दें हर दूसरे चौथे दिन 1 ml में, लाजमी दें। चाइना पक्की रखें 1 ml में दूसरे चौथे दिन 1 डोज दे दिया करें, ये पक्की रखें। नेट्रम सल्फ मुंह के जायके पे रखें, कलकीरे कार्ब कॉन्स्टिट्यूशन पे रखें। अगर सर बड़ा है, रंग मठियाला है,
राइट, सर गर्म है, सर से गर्म पसीना आता है, राइट, पेट बड़ा है, टांगे पतली हैं, टांगे टंडी हैं। कलकीरकार, आप इस सिम्टम्स पे ना, इस सिम्टम पे कलकीरकार पेंक्रियाटिक स्टोन को भी ठीक करेगा, जीबी स्टोन को भी ठीक करेगा, ये लोरिडोसिस को भी ठीक करेगा, काइपोसिस को भी ठीक करेगा, स्कोलियोसिस को भी ठीक करेगा। जानते हैं ना काइपोसिस, जब आपका वर्टेब्रल कॉलम जो होता है पीछे की तरफ ऐसे बेंड करता है तो काइपोसिस, जब आगे करता है तो लोरिडोसिस, जब ऐसे करता है स्कोलियोसिस। अब आगे समझ, ब्रेन ट्यूमर को भी करेगा। ठीक है जी, ये किसी भी आप ना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिजीज किसी भी बीमारी को ठीक करने के इससे रखता है और फेल भी नहीं होता। चाय गरम, चिलिडोनियम। अब मैं आपको एक रेस्क्यू बताऊं इधर, अगर ये दर्द नहीं ठीक होता चिलिडोनियम इधर दर्द ठीक करेगा। अगर मैं आपको रेस्क्यू बता दिया ना, वो हमने स्टोन को सबको कवर कर दिया है। अभी आपको मैं बताऊं ना, आपको मिलता है कि भी पेंक्रियाटिक स्टोन है, फिर आप दें ही दें, आपको चिलिडोनियम काम करेगा उधर, चाइना काम करेगा, और कोई दवाई नहीं काम करेगी, दर्द नहीं रोकेगी वो। आपको दवाई भी पैथोलॉजी बताती है, पता है आपको। अगर आपकी चिलिडोनियम से दर्द ठीक होता है तो आप ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि इधर प्रोबेबिलिटी है स्टोन की, राइट। देखें, जब मैं एलोपैथिक प्रैक्टिस करता था, जब मैं एक दफा हुआ ऐसे, मैं नया ग्रेजुएट जब डॉक्टर बना एलोपैथिक, हमने प्रैक्टिस शुरू की, हमारे पास एक मरीज आया। उन दिनों में सिफिक्जीम, ये थर्ड जनरेशन सेफलोस्पिरिन नहीं आया था, ये सिफोट्राइजोन नहीं था, ये रूज कंपनी है उसका रिसर्च प्रोडक्ट है, ये उस वक्त नहीं था, सिफोटॉक्सिन भी नहीं था। ये फ्लोरोक्विनोलोज में सिर्फ सिप्रोक्सिन तक आ गए थे। हाँ, एनोक्सासिन भी था, एनोक्साबेट के नाम से, ये बाकी मोक्सी नहीं थे, राइट। तो हमारे पास एक मरीज आया, वो मरीज का बुखार ठीक ना हो, अब उसके पास शापर बड़ा पड़ा है दवाइयों से। हमने वो सारी दवाइयां देखी, हर किस्म का एंटीबायोटिक उस पर आजमाया गया था, और ना स्टैंडर्ड जो इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, एंटीपायरेटिक जो मिफिनेमिक एसिड, कॉन्स्टान वगैरह, ये तो हेल्पिंग रेमेडीज होती हैं। हमने उधर देखा एक मिसिंग थी कि कोई एंटी मलेरियल नहीं था। उन दिनों हल्फान एक दवाई आती थी, आज हल्फान नहीं, आज आर्टिमीटर है। उस वक्त हल्फान था, आज बैन है। वो तो कर देते हैं ना बैन। फिनाइल ब्यूटाजोन भी उन दिनों था, नावलजीन भी था, डिपिरोन, आज वो बैन है क्योंकि वो टीएलसी को खराब करता है। टीएलसी का मतलब वो आपके डिफेंस सिस्टम को तोड़ता है। वो बात आगे बढ़ जाएगी ना, वो लीवर टॉक्सिक भी था, बहुत सारी बात थी, बोन सप्रेशन भी था। तो वो उन दिनों ये, तो हमने उधर देखा कि यार एंटीबायोटिक तो सारे खिला दिए हैं इसने, लोगों ने, मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने, 15-20 डॉक्टर्स ने। अब मैं क्या दूं? हमने देखा एंटी मलेरियल नहीं है, हमने अल्फान दिया। जब वो ठीक हुआ ना, तो व्हाट इज सजेस्ट, उसको मलेरिया था। कहने का मकसद आपको ये तरीका समझाना है कि आपकी दवाई आपको पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी आपको दवाई की तरफ गाइड करती है। एम आई क्लियर? तो आपने गरीब का भी इलाज करना है जो टेस्ट नहीं करता। बहुत मरीज टेस्ट से डरते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ भी कर दो, मुझसे 10,000 रुपये ले लो, टेस्ट में नहीं करता। तो क्या आपने उसको भगाना है? हमने उसका भी इलाज करना है, हमने तवाइफ का भी इलाज करना है, वो हमने मुसलमान का भी करना है, हमने सिख का भी करना है। और हमने जो लोग टेस्ट नहीं करना चाहते, रिलक्टेंस शो करते हैं टेस्ट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, हमने उनको भी ट्रीट करना है, क्या उनको जाने देना है। और एज वेल एज हमने ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी कैटेगरी के भी आते हैं, हमने उनको पढ़ाना भी है, हमने सबको पढ़ाना है। ये सुन्नत है, ये नकल है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, कि सबको देता है, जो उसको मानता है उसको भी देता है, जो नहीं मानता उसको भी देता है। वो उसके लिए भी शाफी है, वो आपके लिए भी शाफी है, वो उसके लिए भी राज़िक है, मुशरिक के लिए, आपके लिए भी वो शाफी है और राज़िक है। वो उसका भी खालिक है, वो आपका भी खालिक है। हम कहते हैं ना, यकीन करें, आप नकल करें ना अल्लाह की, लेकिन तकब्बुर में नकल नहीं करना। तकब्बुर में वो नकल नहीं मानता, वो मुतकब्बिर ज़ात है। आप तकब्बुर में ना, आप उसकी नकल करें। हम कहते हैं ना, सूरह फातिहा में जो जितने भी सहाइफ हैं, 1 लाख से जितने भी सहाइफ हैं, और 4 किताबें, सबका खुलासा क्या है? सूरह फातिहा। सबका समरी क्या है? कंक्लूजन क्या है? सूरह फातिहा।
अब सूरह फातिहा के जो पहले वर्ड्स है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम कहते हैं नॉट रब्बुल मुस्लिमीन पुख्तनीन पंजाबीन, रब्बुल आलमीन, आलम यानी नबातात और जमादात का भी रब। समझ आ रही है आपको? तो आप अल्लाह ने अपने मखलूक में अपने कुछ सिफात भी रखी। जो हम इन ह्यूमन बिहेवियर्स कर रहे हैं ना, ये ह्यूमन बिहेवियर्स ही हैं, ये हम पोल्यूटेड हो गया ना हमारा वो। तो मैं कहता हूं ना होम्योपैथी कैन ट्रीट। जिस बंदे में ना लुमड़ी का नेचर मौजूद है तो उसको भी ट्रीट करता है, जिसमें गिदड़ का नेचर मौजूद है उसको भी ट्रीट करता है। अब आप बताएं ना, आप कितने बड़े सिस्टम से वाबस्ता हैं। अब इस पर मैं बात और भी बहुत कर सकता हूं, लेकिन यह है कि हमारा टाइम लिमिटेशन ना होता ना तो हम आपको इस पर और बोलते, राइट। अब जो हमारे पास क्या है, किडनी जो पैंक्रियाटिक स्टोन है, इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, हमने 5 कर ली, हमारे पास रह गया फैटी डीजनरेशन ऑफ पेंक्रियास। क्या? फैटी डीजनरेशन ऑफ पेंक्रियास। तो फैटी डीजनरेशन ऑफ पेंक्रियास को हम देखते हैं, 2 रह गई ना, एक एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल हार्टिंग जो होती है इंड्यूरेशन ऑफ पेंक्रियास, एक फैटी डीजनरेशन ऑफ पेंक्रियास, ये 2 हमारे पास रह गया। थेरेप्यूटिक स्टाइल पे जो हम ट्रीटमेंट सीख रहे हैं तो उस पर तो हमारे पास जो फैटी डीजनरेशन है उसकी दवाई है। अब मैं आपको बताऊं फास्फोरस है, फास्फोरस इसके फैटी डीजनरेशन को भी ठीक करता है, हार्ट के फैटी डीजनरेशन को भी ठीक करता है, लीवर के फैटी डीजनरेशन, फैटी लीवर को भी ठीक करता है फास्फोरस। फास्फोरस यहां मैं 30 में यूज करता हूं। अब इसके बाद जो फैटी डीजनरेशन ऑफ पेंक्रियास है, इसके बाद जो हमारा रहता है, जो हमने 7 आपको डिजीज लिखवाई थी, तो इसमें वो क्या रहता है, इंड्यूरेशन, यानी पेंक्रियास इंड्यूरेशन। इसकी 2 दवाइयाँ आपने ज़हन में रखनी है। पहले इंड्यूरेशन को समझ लें। अ पैथोलॉजिकल हार्डनिंग और टेक्निक ऑफ पेंक्रियास इज नोन एज पेंक्रियाटिक इंड्यूरेशन। एम आई क्लियर? अब इसके बाद ना इसकी जो 2 दवाइयाँ हमारे पास है कि ब्राइटामेवर और एक है कार्बोनिमेलिस। हमने क्या किया थेरेप्यूटिक्स में, मैं बताता हूं। हमने रेस्क्यू किया, हमने क्लिनिकल फीचर और डायग्नोसिस पढ़ी, हमने एक जनरल लिस्ट बनाया, हमने थेरेप्यूटिक लिस्ट बनाया, और मैं आपको एक सेकंड लाइन ग्रुप दूं 7 रेमेडीज का। लंबे छोड़े लिस्ट नहीं देने मैंने आपको, सेकंड ग्रुप दूं एक आपको, ठीक है जी। उसको फर्स्ट लाइन कर दो, इसको सेकंड लाइन कर दो। सेकंड लाइन ग्रुप में हमारे पास टॉप पे जाता है आर्सेनिक एल्बम, मैं साथ उसका डिफिशिएंट डायग्नोसिस भी देता हूं। अगर थर्ड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर मौजूद है, मेंटली रेस्टलेस है, राइट, और बर्निंग सेंसेशन उसको है, तो आर्सेनिक एल्बम जाएगा। और अगर पेन सडन डिसअपीयर होता है, या अगर टांगे ठंडी और सर गर्म है, या अगर हेड कंडीशन जो है ये क्या है, सुपीरियर जो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी है इस तरफ कंजेशन है, राइट, या थ्रोपिंग है, राइट, तो बेलेडोना। अगर उसको मसालों से उसको तकलीफ हुई है तो फिर आपने, या अंग्रेजी दवाइयों से हुई है, ठीक, तो फिर आपने नक्स इस्तेमाल करना है। और अगर आयरन प्रिपरेशन से, राइट, अगर आयरन प्रिपरेशन से उसको पेंक्रेटाइटिस हुआ है, सेकंड लाइन दवाइयों की बात कर रहे हैं, और साथ डिफिशिएंट डायग्नोसिस भी दे रहे हैं ताकि हमारा टाइम बचत हो। आयरन प्रिपरेशन से, या मतलब यह कि मिक्स फूड से जो आज रिवाज है आज के दौर का, और या घी से, पीछे खास अंडरलाइन काज ये है तो पल्सटीला। और आप अगर अपने दवाइयों को सपोर्ट देना चाहें तो आप उसको पिंक्रेटिनम दें। अगर उसके मुंह में स्लाइवा आता है, स्लाइवा कैसे होता है, जैसे अंडे की सफेदी नहीं होती, इस तरह जीरोस्टोमा होता है, सॉलिवेशन होती है, दिल खराब होता है, मैदे में प्रेशर और दर्द होता है, गैस्ट्रेल्जिया, डायरिया होता है,
पेनलेस ड्यूरिंग डे एंड फ्लश्ड फेस होता है और प्रोफ्यूज स्वेट मैंने बता दिया आपको, तो जबुरांडी, जबो रांडी। नहीं तो कालोइडाइड भी इसकी बेहतरीन दवाई है। अगर मैं अब सिम्टम्स पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बिटवीन दिस 15 मेडिसिन, ये सेकंड लाइन का मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस दे दिया आपको। जो फर्स्ट लाइन मैंने 15 बताई थी उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस दे के ना हम वाइंड अप करते हैं अपने लेक्चर को, राइट। बर्निंग डिस्ट्रेस है इन द रीजन ऑफ पेंक्रियास, साथ वॉमिटिंग है, और जो वॉमिटिंग में जो पानी आता है ना वो मीठा हो, और जो उसका डायरिया है ना वो अनडाइजेस्टेड, उसमें पार्टिकल्स आते हो अनडाइजेस्टेड। तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि पेंक्रियाटिक जूस नहीं आ रहा तो अनडाइजेस्टेड आ रहा है ना, आयरिस वर्स, आयरिस वर्स। अगर ना जो मुंह का जो स्लाइवरी ग्लैंड्स का इंक्रीशन जो है वो ज्यादा हो गया है, उसको बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग होती है। लेकिन अब यहां वॉमिटिंग क्या है? तुर्श। वहां मीठा था ना, यहां क्या है? तुर्श, सोर। अब इसका जो स्टूल है ना उसमें फेट्स होते हैं, फेट्स आप नजर आते हैं। वो क्या होता है उसमें? फेट्स नजर आते हैं, उसमें ऑयली सा होता है ना, राइट। अब जो इसकी करेक्टरिस्टिक सिम्टम है ना, इससे आप दवाई पहचान लेंगे कि अब वो लूज करता है ना फ्लैश को, इमिसिएशन उसकी होती है, उसका गोश्त जो होता है, स्केलेटल मसल जो होते हैं ये गलते हैं, हालांकि वो कहता अच्छा है। आयोडियम, वेरी गुड, आयोडियम। अब ये सिम्टम आपको पेंक्रियाटाइटिस में मिलता है, कहीं भी मिलता है, आयोडियम दे उसको। काशीराम इसके बारे में कहता है ना, मेरे ख्याल में काशीराम में है, कहता है जो खाए लकड़ी बकरी की तरह और सूखे लकड़ी की तरह। उसके मुंह से राल बहता है, तकलीफ रात को बढ़ती है, मुंह से राल बहता है, आप मरसाल दें उसको। एक दवाई है कोनियम, जिसका जो एरिया है वो ग्लैंड्स हैं। क्या है वो? ये जहर है जो एरिस्टोटल को पिलाया गया था कि सुकरात को पिलाया गया था, सुक्रेटिस को, यस सुक्रेटिस। ठीक है जी, ये बहुत ही डीप दवाई है। इट इज अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर एनी ग्लैंडुलर अफेक्शन, वीकनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, ट्रिमलिंग एंड पल्पिटेशन, सिवियर aching in around of the liver region, great debility, knife-like pain in whole abdomen. तो कोनियम। एक दवाई है स्पोंजिया टोस्टा, एंजाइटी एंड फेयर, ब्रस्टिंग टाइप ऑफ हेडेक इसमें पाया जाता है। इसका टंग जो होता है, जुबान, वो ड्राई होती है और ब्राउन होती है, फुल ऑफ वेजिकल होती है, उसमें छाले होते हैं, मरा हुआ होता है स्पोंजिया वाला का। आप ये ना कैन बियर टाइट क्लॉथ्स अराउंड द एब्डोमेन, लेक्सिस की तरह, ये मुशाबियत है। इस पर थर्स्ट बहुत ज्यादा होगा, भूख। मतलब इसकी क्या अलामत है? पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफीजिया। स्पोंजिया की क्या अलामत है? पॉलीडिप्सिया का क्या मतलब है? एक्सेसिव थर्स्ट। पॉलीडिप्सिया का क्या मतलब है? पॉलीडिप्सिया एक्सेसिव थर्स्ट, पॉलीफीजिया एक्सेसिव हंगर। ये इसकी सिम्टम्स हैं। अब इंफ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियाज है,
लेकिन साथ लीवर प्रॉब्लम्स भी हैं, आप उसका लिफ्टी करते हैं, साथ लीवर प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक, तो एज वी डिस्कस च्यूनिंथस 30। अब इंफ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियाज है, लेकिन जो उसका फ्लैटनेस जो होता है ना, गैस जो इंडाइजेशन होता है ना, उस जब वो जो गैस बाहर जाता है ना, उसका आवाज जो होता है वो लाउड होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। दवाई है पेप्सिनम, जो अभी आ रही है जहन में, पेप्सिनम, राइट, पेप्सिनम 3x में। इसमें जो डाइजेशन होता है वो परफेक्ट नहीं होता, जो हाजमा होता है ना वो परफेक्ट नहीं होता। साथ दर्द होता है ना मैदे पे और स्प्लीनिक रीजन पे, इधर 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 की और दवाइयां भी याद रखें आप, लेक्सिस भी याद रखें, सियानोटिस भी याद रखें, चाइना भी याद रखें, राइट। कोई दवाई रह गई है? कार्सिनोसिन फैमिली हिस्ट्री पे, कॉलुसेंट मोडेलिटी पे डबल बैंड, मैग्नीशिया फास्ट उसका क्रॉनिक डबल बैंड, डेस्कोरिया बैंड बैकवर्ड पे मोडेलिटी पे, चिलिडोनियम पैंक्रियाटिक स्टोन पे, और जो गर्म चाय पीता है, गर्म खाना पसंद करता है, पल्सटीला मिक्स फूड पे, मिडोरिनियम साइकोसिस बेस। आप उसके फैमिली में शुगर ब्लड प्रेशर, मिडोरिनियम, उसको मोखे वो साइकोटिक, उसके फोर फादर साइकोटिक तो मिडोरिनियम, वो खुद तो तूजा, फैमिली हिस्ट्री तो कार्सिनोसिनियम, ट्यूबरकुलोसिस हिस्ट्री तो ट्यूबरकुलिनियम, चिनोसिस का बता दिया है, कोनियम हो गया, आयोडियम हो गया, आयरिस फर्स हो गया है। ठीक है जी, दवाइयाँ हो गई ना कंप्लीट? ठीक है जी, सो वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, क्लास डिसमिस।